कैसे बच्चों, मैं आपका टीचर प्रतीक आज आपके बीच क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो आपके इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा। उसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। इसके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है कि डेवलपमेंट हुआ है, और हिंदी में कभी कभी मजाक भी किया जाता है कि बधाई हो, आपके शहर में विकास हुआ है। इस चैप्टर में सीबीएसई बोर्ड आपको डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को बताना चाहता है। डेवलपमेंट क्या होता है, उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो उसको इवैल्यूएट करती हैं। तो इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के बारे में हर एक एस्पेक्ट को पढ़ना देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन या डेवलपमेंट का जो ओवरऑल स्कोप है वो आपको क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज फार मोर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला टर्म क्या आया, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इसको बहुत सिंपल टर्म में समझ सकते हैं कि आप पहले 10,000 कमाते थे तो आप अब से अपनी स्पेंडिंग करते थे। हो सकता है अब आप 15,000 कमाने लगे, 20,000 कमाने लगे, तो ये जो 10,000 से 15,000 और 20,000 तक का सफर है इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ऐसे ही हर कंट्री क्या करती है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, दैट मीन्स प्रोडक्शन होता है, और उसको मार्केट में सेल आउट करके इनकम जनरेट होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्सपेंडिचर होता है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर एक किसी इकोनॉमिक ईयर में, जैसे इंडिया की अगर इस समय इकोनॉमी कही जाए तो अराउंड 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और अगर इंडिया 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से बढ़ के 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन ऐसे पहुंच जाए तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट शब्द है ये इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ज्यादा वाइड टर्म है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ आप मॉनेटरी वैल्यू या जो फिजिकल जितने भी आप मनी टर्म्स में मेजर करते हैं आप सिर्फ उसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट की जब बात की जाएगी तो डेवलपमेंट कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। डेवलपमेंट हमेशा मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन एस्पिरेशंस, ह्यूमन एस्पिरेशन मतलब ह्यूमन की चाहत। अब आपको मालूम होगा कि हर एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी अपनी कोई विश होती है, और उसके हिसाब से जब वो विश पूरी होती है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अगर अभी आप अपने पेरेंट्स से जिद करें कि आपको आईफोन खरीद के दे दें, तो जब आईफोन की आपकी जिद पूरी होगी, आपका एस्पिरेशन पूरा होगा, तो आपके लिए वो डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे, और नेशन वाइज भी बहुत सारा अलग अलग उसको आप पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ तक सीमित नहीं है, ह्यूमन एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, इसके अलावा प्रोग्रेस, इक्वालिटी, सोसाइटी की सर्विसेज या सोसाइटी को बिल्ड करना, ये सारी चीजें जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत वास्ट टर्म है, इसीलिए आपको चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है। आपको समझाना चाह रहा है कि जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ओवरऑल कितना बड़ा या कितना वास्ट टॉपिक है आपको समझने को मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे के टॉपिक में। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट की आपकी बिग पिक्चर के बारे में आपको बता रहा है। अभी जितनी मैंने यहाँ डेवलपमेंट के बारे में आपसे चर्चा की उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करता हुआ, क्योंकि एक तो डेवलपमेंट ये होता है कि आप जितना कमा रहे थे या जो आपकी बेसिक सुविधाएं थी, जैसे आप इस समय अपनी सिटी में देख सकते हैं कि रोड्स बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो क्या ये डेवलपमेंट है? जरा सोचिए। ऐसे लीजिए कि कोई एक डैम बना, तो क्या सिर्फ डैम बन जाने से डेवलपमेंट हो जाएगा? आप सोचिए, जहां पे डैम बना, जहां पे फ्लाईओवर बना, वहां पे किसी के घर थे, तो वो घर हटाए और फ्लाईओवर बनाया। वो जैसे डैम जो बनता है ज्यादातर जंगली या ऐसी इलाकों में बनता है जहां ट्राइबल सोसाइटी रहती है, उन ट्राइब्स को आपने हटाया और डैम बनाया, तो क्या इसको आप डेवलपमेंट कहेंगे? बाय डिफॉल्ट जो एक लार्ज पॉपुलेशन है उसकी नजर में तो हाँ वो डेवलपमेंट हो रहा है, पर वो जिसका घर तोड़ के फ्लाईओवर बनाया गया, क्या उसका डेवलपमेंट है? क्या उसकी एस्पिरेशन पूरी हुई? नहीं हुई। इसलिए डेवलपमेंट जो है एक ज्यादा वास्ट टर्म है। डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहली चीज
एसेंशियल इन व्हाट आर द फंडामेंटल थिंग्स दैट एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू लिव विद डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली चीज, जब भी आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आप किस चीज को देखेंगे? एसेंशियल नीड, दैट मीन्स जो भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है लोगों की वो फुलफिल होगी तो डेवलपमेंट है, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो डेवलपमेंट नहीं है। आप ऐसे लीजिए कि आप जिस सिटी में रहते हैं वहां n नंबर ऑफ डैम बन गए, n नंबर ऑफ ब्रिजेस बन गए, n नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स बन गए, n नंबर ऑफ अंडरपास बन गए, जबरदस्त रोड का डेवलपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी थी वही पूरी नहीं हुई। आप देख रहे होंगे इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोगों को सरकार मुफ्त अनाज बांटती है, तो क्या हम इतने सारे ये जो बड़े बड़े सिटीज में डेवलपमेंट हो रहे, क्या उसको देख के कह दे कि इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब तक सभी की एसेंशियल नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, जब तक वो पूरा नहीं होगा डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल बेटरमेंट। आप जानते हैं डेवलपमेंट हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी बर्बाद हो रहा है, दैट मीन्स आप यूनिवर्सल बेटरमेंट के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो अगर आप मॉनेटरी या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन हो जाने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमी में मनी आएगी, लेकिन डेवलपमेंट की डेफिनेशन उससे ज्यादा वाइड है। डेफिनेशन जब भी आप डेवलपमेंट की कहेंगे तो उसमें यूनिवर्सल बेटरमेंट के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप ओवरऑल शब्द जोड़ दें, दैट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट को अगर आप फोकस करें तो आपको डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारा व्यू पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक सीमित है। हम वाइड पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते, इसीलिए हमको डेवलपमेंट के चैप्टर में यूनिवर्सल बेटरमेंट, एसेंशियल नीड, इन जैसे टर्म्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल हार्मनी। डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन लोगों में सोशली हार्मनी नहीं है। हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है। तो अगर सोसाइटी में खूब कंस्ट्रक्शन हो जाए, रोड बन जाए, तो उससे कोई एक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको ये सारे एस्पेक्ट, जिसमें से एक एस्पेक्ट क्या आपने देखा? सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी को प्रमोट करेंगे तभी आपका डेवलपमेंट माना जाएगा। और लास्ट, ग्रेटर इक्वालिटी। दैट मीन्स जब भी आप बात करेंगे तो जितनी भी सोसाइटी है सभी को लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तभी आप कहेंगे डेवलपमेंट हो रहा है। आप सुनते होंगे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, तो क्या इनके डेवलपमेंट से हमारा और आपका डेवलपमेंट है? उनका तो बाय डिफॉल्ट अर्निंग बढ़ रही है, उनका जो भी एस्पिरेशन है वो सब पूरे हो रहे हैं, तो क्या उनके पैसे कमाने से आपका डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। इसीलिए जब आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको ये भी देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हो सकता है आप में से ही बहुत सारे पॉलिटिशियन बन जाए, बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स बन जाए। तो उन पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना है कि जब भी आप डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लान लाएंगे तो वो डेवलपमेंट एसेंशियल नीड्स के साथ जुड़ा होना चाहिए, यूनिवर्सल बेटरमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, सोशल हार्मनी प्रमोट करने वाला होना चाहिए और सभी को इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज देने वाला होना चाहिए। ठीक है। आप ही को आगे चल के इस देश को चलाना है, इसीलिए आपको डेवलपमेंट के बारे में बहुत डिटेल से समझना है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट रिक्वायर्स इनसाइट फ्रॉम इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ये जो बात बोल रहा है, इसीलिए इस बात को आप ले सकते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट है वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल। दैट मीन्स जब भी आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि आपका पास्ट क्या था। उसके अलावा इकोनॉमिक अप्रोच देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के साथ शब्द क्या जुड़ा हुआ है? मल्टी डायमेंशनल। सिर्फ एक जगह नहीं, जैसे आपको बताया कि सिर्फ आप पैसा कमाते जा रहे हैं, फ्लाईओवर बिल्डअप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अगर आप किसी एक एस्पेक्ट को देखेंगे तो वो डेवलपमेंट नहीं है। आपको साथ साथ बहुत सारे, जैसे ये सारे एस्पेक्ट को आप देखते हुए चलेंगे तभी आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। फिर से रिकॉल करते हैं, डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। क्यों डायमेंशनल है? क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
इस जैसे बहुत सारे n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को स्टडी करना पड़ता है, उसके बारे में समझना पड़ता है, उसकी पॉलिसीज को इंक्लूड करना पड़ता है, तभी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, डेवलपमेंट का एक और एस्पेक्ट बताने की कोशिश किया है बुक में कि जो डेवलपमेंट है वो हर एक व्यक्ति के हिसाब से अपना अपना डेवलपमेंट अलग अलग होता है। अगर सभी का एक जैसा डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स को सिर्फ कुछ चीज़ों को ग्रो करना है या सिर्फ एक एस्पेक्ट को ध्यान देना है और उनका काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हर आदमी के लिए हर चीज़ अलग अलग होती है, जैसे मान लीजिए आपके लिए आप चाहते होंगे कि आपको पैसे मिल जाएं, आपकी बहन चाहती होगी कि आपके पेरेंट्स आपकी तरह आपको जैसे जितनी फ्रीडम दे रहे हैं उस तरीके से उसको भी फ्रीडम दे। तो आपके व्यू पॉइंट से डेवलपमेंट या जो आप मस्ती करते हैं जो भी है वो आपका एक अलग डेवलपमेंट है। आप जिस मटेरियलिस्टिक चीज में जाना चाहते हैं, जिसको परचेज करना चाहते हैं, वो आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपके व्यू पॉइंट से डेवलपमेंट अलग है। आपकी बहन जो चाहती है वो एक इक्वालिटी चाहती है तो उसका डेवलपमेंट अलग है। एक गरीब किसान है, एक गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए खाना मिल जाए वही डेवलपमेंट है। जिसको खाना मिल चुका है उसके लिए उसको घर मिल जाए वही डेवलपमेंट है। अच्छे कपड़े मिल जाए वही डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का व्यू पॉइंट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसलिए क्या कहा हुआ है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जैसे अगर आप देखें कि एक लैंडलेस लेबर है, उसके पास कुछ भी एज सच जमीन नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मोर वर्क डे थ्रू आउट द ईयर। आपने स्कीम सुनी होगी गवर्नमेंट की, मनरेगा 100 डेज प्रॉमिस करती है, जिसको अब बढ़ा के 150 डेज करने की प्लानिंग चल रही है। तो अगर कोई वर्कर है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको काम मिले जिससे उसको पैसा कमाने को मिले। सेकेंड, बेटर वेजेस एंड फैमिली सिक्योरिटी। वो भी चाहता है कि उसके बच्चे सिक्योर रहें, उसकी फैमिली सिक्योर रहे, उसको ज्यादा अच्छा गुड्स मिले, उसको ज्यादा क्वालिटी के गुड्स मिले। ठीक है, तो ये चीजें अगर उसको मिल रही हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट है। क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, दूसरी तीसरी उसकी क्या बेसिक नीड होगी कि उसके जो बच्चे हैं वो उस तरीके से ना रहें, उस तरीके से गरीब ना रहें जिस तरीके से वो है, इसलिए वो चाहेगा कि उसके बच्चे भी पढ़ाई करें, इसलिए वो भी उसकी एक नीड है। एंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आपने देखा होगा गरीबों को थर्ड वर्ल्ड पर्सन्स माना जाता है, उनको कोई एंटरटेन नहीं करता, तो ऐसा जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो दूर होता है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। तो एक किसी गरीब लैंडलेस लेबर के लिए, फार्मर नहीं है, लैंडलेस लेबर है, उसके लिए ये सारी चीजें अगर होती हैं तो वो क्या है, डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं प्रॉस्परस फार्मर। प्रॉस्परस मींस जिसके पास फार्मिंग हो रही है और उसकी फैमिली इनकम जो है वो अच्छी खासी है, ठीक ठाक वो कमा लेता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, हायर क्रॉप प्राइस। वो चाहेगा उसकी जो क्रॉप है वो ज्यादा से ज्यादा कीमत में बिके जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। नेक्स्ट, एक्सेस टू अफोर्डेबल लेबर। अब उसको भी काम खुद तो करेगा नहीं क्योंकि प्रॉस्परस फार्मर है, तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसको जो लेबर इंगेज कर रहा है वो उसको कम से कम कीमत में मिले। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ जाए। आप सुन रहे होंगे सरकार कहती है किसानों की आय दुगनी करना। क्यों कहती है, क्योंकि वो चाहती है इसके जो प्रॉस्परस फार्मर है इनकी एस्पिरेशन को पूरा करना चाहती है। नेक्स्ट, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी। तो दैट मीन्स अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इस गरीब फार्मर के लिए, सॉरी इस प्रॉस्परस फार्मर के लिए ये क्या है, डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं, अगर एक अर्बन गर्ल है, आप अपनी बहन को एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपनी कोई ऐसी फैमिली में रिलेटिव हैं जो कि मॉडर्न सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी एस्पिरेशंस क्या होगी, उनका डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव क्या होगा, उससे समझते हैं। अगर भाई के बराबर उसको फ्रीडम मिल जाए उसके लिए डेवलपमेंट है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिल जाए उसके लिए डेवलपमेंट है। करियर एडवांसमेंट प्रॉस्पेक्ट्स उसको मिल जाए, दैट मीन्स उसके करियर में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए, उसके लिए डेवलपमेंट है। सोशल मोबिलिटी एंड चॉइस, दैट मीन्स उसको चॉइस मेक करने का अधिकार मिल जाए। आपको मालूम है लड़कियों को चॉइस मेक करने का अधिकार नहीं है, वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकती। अगर उनके डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी उनको दी जाती है तो भी उनके लिए क्या है, वो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जितने लोग हैं उनका सबका डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अपना अलग अलग है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या समझा, सबसे पहली चीज एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, और दूसरा पॉइंट आपकी बुक में क्या बताया है कि जितने लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
साथ साथ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीबीएसई में या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता कैसे है। अभी आपने एस्पिरेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा कि जो अलग अलग लोग हैं उनका व्यू पॉइंट अलग अलग है, तो उस चीज को समझते हुए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। आपको बताया ना कि एक डैम बन रहा है और उस डैम का कंस्ट्रक्शन है, वहां पे बहुत सारी फैमिलीज हैं, ठीक है, फैमिलीज हैं, और या एक फ्लाईओवर बन रहा है, वहां पे बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो उन फैमिलीज को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो बाकी लोग इस जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर जो कि वहां नहीं रहते हैं उसको देखेंगे तो क्या समझेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है उनकी एस्पिरेशन उससे पूरी हो जाए। लेकिन ये जो फैमिली यहाँ पे रहती हैं, जिनके घर हटाए जाएंगे, जिनको वहां से निकाला जाएगा, उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मे बी किसी के लिए एक का डेवलपमेंट है और किसी के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जाम्पल। आंसर देख सकते हैं, दिस इज ट्रू दैट डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, ईच पर्सन सीक्स डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम्पल, ए गर्ल एस्पेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज एज हर ब्रदर। अभी आपको बताया कि बहन के लिए डेवलपमेंट उसकी फ्रीडम है और भाई के लिए बाय डिफॉल्ट उसको फ्रीडम मिली हुई है, तो उसके लिए वो फ्रीडम कोई डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। आपको जितनी आजादी मिली होगी घर में उतना आपकी बहन को नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है, हर फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी मॉडर्न फैमिली आ चुकी हैं, वहां पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे है, आप देखते होंगे आसपास ऑब्जर्व करते होंगे, तो भाई के लिए जो फ्रीडम उसको बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ मिली हुई है सिर्फ लड़के हो जाने से, वो उसके लिए एक डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं है। हो सकता है वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज को हासिल कर ले, बाइक हासिल कर ले, तो वो अपना डेवलपमेंट माने, लेकिन एक लड़की के लिए वो डेवलप हो जाना ही या उसको फ्रीडम मिल जाना ही उसका डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है, जैसे डैम्स का एग्जांपल लिया, फार्मर्स का एग्जांपल लिया, तो इस एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई। अब आपको पूछ रहा है कि क्यों हर लोगों का डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग होता है। क्यों डेवलपमेंट अलग होता है, क्योंकि पीपल जो है वो डिफरेंट हैं, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, तो उनकी थिंकिंग और माइंडसेट अलग होगा तो उनका डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव भी अलग होगा। नेक्स्ट, बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। आप सोचिए कि ये कोई गरीब है, उसके लिए रोटी मिल जाए, यही उसके लिए डेवलपमेंट है, क्योंकि उसकी लाइफ सिचुएशन क्या है, बेसिक नेसेसिटी भी वो पूरी नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहीं पे कोई एक प्रॉस्परस फार्मर है, तो क्या उसके लिए रोटी उसका डेवलपमेंट है? नहीं, क्योंकि उसको वो चीज बाय डिफॉल्ट मिल रही है। तो जिसको जो हासिल हो गया है वो उसके लिए, उसको कितना भी दे दीजिए, उसके लिए वो डेवलपमेंट का पॉइंट नहीं है। आप देखिए, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अब आपको अच्छे स्कूल में डालना कोई डेवलपमेंट नहीं है आपके लिए, वो बाय डिफॉल्ट वो आपका बर्थ राइट हो गया। आपको अच्छे स्कूल में पढ़ना से जो आप पढ़ रहे हैं, आप उसके लिए थैंकफुल भी नहीं होंगे अपने पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो एक कोई डेवलपमेंट का व्यू पॉइंट नहीं है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से अपना एजुकेशन कंपेयर करें, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करें, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका डेवलपमेंट है। लेकिन क्योंकि आपके व्यू पॉइंट में, वो आपके माइंडसेट में वो बात नहीं है, तो इसलिए आपके लिए वो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक गरीब है जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक एक सरकारी स्कूल में भी नाम दिखा देना वो क्या है, डेवलपमेंट है। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उसको डेवलपमेंट नहीं मानते, लेकिन एक गरीब किसान है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा देता है तो उसको डेवलपमेंट मानता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। दो क्वेश्चंस आपको एग्जांपल की तरह मैंने समझाया कि कैसे डिफरेंट पर्संस या डिफरेंट डेवलपमेंट एस्पेक्ट से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट जो एक पर्सपेक्टिव दिया हुआ है वो इनकम के रिलेशन में बताया हुआ है। अभी तक आप समझते होंगे कि कोई इनकम, कोई ऐसा मिस्टर महेश है, वो 10,000 रुपए कमा रहा है, उसकी इनकम बढ़ गई 16,000 हो गई, तो बाय डिफॉल्ट ये इनकम बढ़ गई तो आप कहेंगे डेवलपमेंट हो गया। लेकिन आप सोचिए कि आपको एक घर में बंद कर दिया जाए और उस घर से आपको निकलने की आजादी ना हो, पूरे टाइम आपको उसी कमरे में रहना है, आपको वाईफाई लगा हुआ है, सारी सुविधाएं हैं, आपको वहां रहने के लिए रोज आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं। मान लीजिए मंथली आपको 1 लाख रुपए बना दिया, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना है, और वो बस एक ही
एक ही एक कंडीशन लगी हुई है कि आप एक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहां तो देखिए इनकम बढ़ गई, आप इसको डेवलपमेंट मान रहे हैं। आप गरीब थे, आपको 1 लाख रुपए मिल गए, हो सकता है आपको कुछ दिन अच्छा लगे, मजा आए, चलो ठीक है फ्री में, लेकिन कुछ समय के बाद जब जो बोर्डम है या जो आपकी एक जो आप कैद हो चुके हैं वो आपको इतना ज्यादा हॉन्ट करेगा कि आप डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर जगह इनकम बढ़ जाना डेवलपमेंट नहीं होता है। इनकम के साथ साथ, जैसे इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम आपकी मटेरियल नीड्स को पूरी कर देगा, लेकिन उसके साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, ऐसे एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट होते हैं जो कि आपके डेवलपमेंट में साथ होंगे, या आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अगर वो इंक्लूड होंगे तो ही डेवलपमेंट होगा, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, देखते हैं सबसे पहली चीज। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि ये फ्रीडम, सिक्योरिटी और इक्वल ट्रीटमेंट, हम यहाँ पे इनकम को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते, क्योंकि चाहे इक्वल ट्रीटमेंट की बात करें, चाहे फ्रीडम, सिक्योरिटी, इन सब की बात की जाए, तो जब तक इनकम नहीं होगी तब तक, क्योंकि सोसाइटी अब ऐसी हो चुकी है जब तक इनकम नहीं तब तक बाकी कोई एस्पेक्ट भी नहीं। लेकिन सिर्फ इनकम ना हो, इसलिए थोड़ा सा बात, या इसलिए डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को आपको सीबीएसई पढ़ाना चाहती है, समझाना चाहती है कि डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम नहीं, उसके साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट। आप सोचिए, आपको एक ऐसी जॉब मिली हुई है जहां पे आप 15-20 हज़ार रुपए सैलरी पा रहे हैं और उसके अलावा काफी अच्छा एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, बॉस जो है आपको डांटता नहीं है, आपको प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है, लीड करने की कोशिश करता है, और उस तरीके से आपको, और दूसरा एक आपको जॉब मिली हुई 30,000 रुपए की और वहां पे आपको हमेशा मेंटल प्रेशर रहता है, तो आप कुछ दिन तो हो सकता है कि जब तक आपकी मटेरियलिस्टिक नीड, ये जो मटेरियल गोल से जब तक ये पूरे ना हो जाए तब तक हो सकता है कि आप वो 30,000 वाली जॉब ऑप्ट करें। लेकिन जैसे ही आपके मटेरियल गोल्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपके पास बेसिक जो भी सर्विसेज या जो भी आप चीज़ें आपको चाहिए, नेसेसिटी आपकी पूरी हो जाएगी, हो सकता है वो पूरी हो जाने के बाद आप फिर ऐसी जॉब खोजें जहां पे आपको मेंटल पीस मिले। तो इसीलिए सिर्फ इनकम जो है वो आपका डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है, इनकम के साथ साथ बहुत सारे गोल्स होते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ जो 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं, इस 2 एग्जाम्पल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गोल्स हो सकते हैं जो कि आप, हो सकता है, इनकम के साथ साथ प्रमोट करना चाहें। ठीक है, तो इसीलिए नॉन मटेरियल गोल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आर ऑफन डिफिकल्ट टू मेजर क्वांटिटेटिवली। ठीक है, फ्रीडम, सिक्योरिटी, है ना, इसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट, इसको आप मनी के टर्म्स में या नंबर के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि इनकम के साथ साथ इनको भी देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि रियल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल नीड्स को फुलफिल करना नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसको साथ में ध्यान रखना जरूरी होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे पहला क्या है, ऑन व्हाट नॉन मटेरियल थिंग्स क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। पूछ रहा है कि मटेरियल तो आप समझ गए, इनकम, और उसके साथ इनकम से जुड़े हुए जो भी चीजें आप चाहते हैं, आप बाइक खरीदना चाहते हैं, कपड़े खरीदना चाहते हैं, महंगे मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, तो वो सब इनकम से जुड़ा हुआ है। तो मटेरियल, ये सब चीजें क्या हो गई, मटेरियल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नॉन मटेरियल चीजें हैं जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ साथ डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं। क्या क्या है? सबसे पहली चीज, नॉन मटेरियल थिंग्स आर दोज विच आर कैन नॉट बी परचेज विथ मनी, जिसमें से एग्जांपल क्या है, रूल ऑफ आवर फ्रेंड्स। भाई, क्या कोई दोस्त आपको पैसा दे देता है, जो आप उसके साथ बैठते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतना शोर करते हैं, मजा आता है ना? तो वो मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपके एक पर्सनल एस्पिरेशन को फुलफिल कर रहा है, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसीलिए जो भी दोस्त हैं, जो भी एज सच आपको दिख रहे होंगे, तो इसलिए वो डेवलपमेंट का आपका पर्सपेक्टिव जो है वो पूरा करेंगे। इसलिए जब भी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके मटेरियलिस्टिक थिंग्स या मटेरियलिस्टिक नीड को फुलफिल ना करते हुए नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग को भी फुलफिल करते हुए आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सपोज यू गेट ए जॉब ऑफर फॉर ए मंथली सैलरी ऑफ 20,000 फ्रॉम एन एमएनसी। आपको एक एमएनसी से जॉब ऑफर है
और दूसरा जॉब ऑफर है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पे आपको 15,000। ठीक है, आपको अगर देख के बोला जाएगा तो सिर्फ मनी टर्म्स में देखा जाएगा तो आप ये 20,000 वाली जॉब को ज्यादा अच्छा मानेंगे, लेकिन आप देखिए इस 15,000 के साथ साथ मेडिकल एक्सपेंस और बहुत सारे अलाउंस, उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी है। तो आप कौन सी जॉब प्रेफर करना चाहेंगे? आप ऐसी जॉब प्रेफर करना चाहेंगे जहां पे आपको परमानेंट जॉब मिले, जहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिले, या इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल या एचआरए बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे ये जो 15,000 वाली जॉब है वो ज्यादा डेवलपमेंटल जॉब है, दैट मीन्स वो आपका ज्यादा ओवरऑल ग्रोथ करेगी, ना कि ये 20,000 वाली जॉब जो कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेशन को ध्यान में ना रखते हुए मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है अभी तक आपने देखा वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात थी, जहां पे आप लोगों को समझ रहे थे कि लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा, उनके एस्पेक्ट क्या होते हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या होता है। अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट चैलेंजेस। आपको मालूम है नेशन वाइज जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उसको मेजर कर पाना, उसको समझ पाना, ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसीलिए समझते हैं कि इंडिविजुअल have different and often conflicting development goals, determining what constitutes fair national development because becomes complex। आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स के गोल्स को जब आप मर्ज कर देते हैं तो वो नेशनल एस्पिरेशन की बात आ जाती है, और क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं नेशन में, सिर्फ कोई एक मिस्टर मोहन, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, ऐसे एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है उसमें जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट को, नेशनल डेवलपमेंट को समझ पाना क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेशनल डेवलपमेंट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ वॉट एवर पॉलिसीज विल बेनिफिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। आप सोचिए, अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक डैम है और या एक फ्लाईओवर बनना है, वहां पे किसी एक इंडिविजुअल का घर है, पर उस फ्लाईओवर को बन जाने से हो सकता है कि उस जगह पे या उस जगह से निकलने वाले 1 लाख लोग हैं, उनको सबको बेनिफिट होगा, उनकी सबकी कॉस्ट बच जाएगी और डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़्यादा बेटर इंप्रूव हो जाएगा। तो क्या फिर उस एक इंडिविजुअल के घर को आपको लगता है कि रखना चाहिए? बताइए। फिर उस जगह पे उस एक इंडिविजुअल के घर का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए जब डेवलपमेंट की बात की जाती है, नेशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब आप जब भी बेनिफिट देखेंगे तो वो जितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा उतना ज्यादा वो आपके डेवलपमेंट के एस्पिरेशन को फुलफिल करने वाला होगा। ठीक है, और सर्व ओनली स्मॉल प्रिविलेज्ड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप, सॉरी, दिस इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट, मैनेजिंग रिसोर्सेज एलोकेशन एंड बिल्डिंग कॉन्सिक्वेंसेज अराउंड शेयर्ड प्रायोरिटीज। ठीक है, तो जब भी डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो वो शेयर्ड प्रायोरिटीज की बात है, ओवरऑल की बात है, वो कभी भी किसी एक इंडिविजुअल तक नेशनल डेवलपमेंट जो है वो सीमित नहीं है। द चैलेंज लाइज इन क्रिएटिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज दैट एक्नॉलेज डाइवर्स नीड्स while working towards common goals of prosperity, equality and sustainability। जब भी डेवलपमेंट की बात होगी तो किसकी बात हो रही है? कॉमन गोल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कभी भी नेशनल डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, हमेशा कॉमन गोल की बात होगी, क्योंकि आप लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स को टारगेट करना चाहते हैं, या छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स को टारगेट अगर आप कर पा रहे हैं तभी आप उसको डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से देख सकते हैं, अन्यथा डेवलपमेंट जो है वो उसको कवर नहीं करेगा। ठीक है, इससे जुड़े हुए आइए 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट? आंसर, नेशनल डेवलपमेंट मींस ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। देखिए टर्म जुड़ गया, ओवरऑल ग्रोथ, दैट मींस एक इंडिविजुअल की ग्रोथ से नेशनल डेवलपमेंट नहीं होता। जब भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वो ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इट इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, बट it not only includes only economic growth but also improvement in education, health, equality, freedom, security and quality of life for all citizen। आपको पहले ही ये बात बता दी कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमी के साथ साथ आपको एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप दिल्ली जैसी सिटी के बारे में जानते होंगे, वहाँ पे आप सोचिए
पैसा तो बहुत है लेकिन पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि हेल्थ फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हों जो दिल्ली जाना ना पसंद करें, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। तो मेजर चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला मेजर चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आपने मालूम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आपको देखते होंगे कि जिसके पास पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जिसके पास नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी है या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप उसको बहुत आसानी से, जैसे आप मान लीजिए कोई कंट्री है वहाँ पे सभी की इनकम लगभग 1 लाख रुपए है, तो सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाना ज़्यादा आसान है। पर ऐसी जगह जहाँ पे एक 10 रुपये भी नहीं कमा रहा है और किसी के पास 1 बिलियन की प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए वहाँ पे आपको सभी को लेके चलना या सभी का डेवलपमेंट करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए आप जो आपने देखा होगा अभी बजट आया है, फेब में आपको बजट देखा होगा तो आपने सुना होगा कि जो 2.5 लाख तक जिनकी इनकम है उनको कोई भी टैक्स नहीं लगता, इसीलिए। और जिनकी इनकम फिर 2.5 लाख से ऊपर हो रही है और 10 लाख क्रॉस कर रही है तो उनके अलग अलग स्लैब बना दिए गए। क्यों? क्योंकि मालूम है सभी के पास उतनी इनकम नहीं है और इसीलिए ये जो गैप है ऐसे टैक्सेस के थ्रू उनको कम करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सबसे बड़ा चैलेंज है। पॉवर्टी है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल इम्बैलेंस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं वो एक बहुत मेजर चैलेंज है इंडिया के नेशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग कंट्रीज। जो अगला टॉपिक दिया हुआ है आपको, नेशनल इनकम या डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है उसका एक इनकम एस्पेक्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, या जो भी आपके पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको आप कैसे कंपेयर करेंगे, वो एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है। सबसे पहला है अप्रोच जो है आपके पास, टोटल इनकम अप्रोच। टोटल इनकम अप्रोच क्या होता है कि आप ओवरऑल मतलब जो भी इनकम है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेशनल इनकम है, आप उसको देख लीजिए। अब इंडिया की नेशनल इनकम कुछ होगी, जापान की कुछ और होगी, पाकिस्तान की कुछ और होगी। अब ये जो इनकम जनरेट हो रही है वो कहीं पे भी पॉपुलेशन साइज़ या कंट्री साइज़ इसको रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस अप्रोच में लिमिटेशन क्या है। सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जब भी आप टोटल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉपुलेशन साइजेस को क्या कर देती है, एक्सक्लूड करती हुई होती है। अब आप सोचिए कि हम बोलें कि पर कैपिटा इनकम एक शब्द है जिसको हम और आसानी से समझें तो पर हेड इनकम, हर एक इंडिविजुअल कितना कमाता है। तो इंडिया में अगर कोई 10,000 कमा रहा है और वही बांग्लादेश में वो 12,000 कमा रहा है, तो इसीलिए हम अपने आप को कम माने और बांग्लादेश को ज़्यादा आगे माने, क्या हो जाएगा? क्योंकि इंडिया की जो एक पॉपुलेशन साइज है वो बहुत वास्ट है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश या कोई और किसी छोटी कंट्री को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, भूटान को। तो अगर हम ऐसे कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं तो इनकम अप्रोच जो है उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि वो सिर्फ ओवरऑल इनकम बता रहा है। कंट्री की ज्योग्राफिकल साइज क्या है, कंट्री की पॉपुलेशन साइज क्या है, उसको वो स्किप करता है। तो सबसे पहला अप्रोच जो है इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अच्छा, ये कैसे किया जाता है कि जब आप नेशनल इनकम कंपेयर कर लें तो उससे आप इस अप्रोच के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं। और लिमिटेशन यही है कि आप जो है इसमें पॉपुलेशन साइज या कंट्री के साइज के एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं। दूसरा जो अप्रोच है वो पर कैपिटा इनकम अप्रोच है, पर कैपिटा या पर हेड इनकम। इसमें भी वही डिफिकल्टी आ रही है। सबसे पहली चीज़, आपने परचेजिंग पावर पैरिटी एक शब्द सुना होगा, और अगर आपसे कोई बोले कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम ये है तो वो इंडिया की परचेजिंग पावर जो है वो डिफरेंट है और अमेरिका की परचेजिंग पावर वो डिफरेंट है। अभी आपने एक मीम देखा होगा, बादशाह ने उस पर रील बनाई थी कि ये 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है। ये भले ही मजाक है लेकिन आप खुद सोचिए, अगर इस टॉपिक को हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे ले जाएं तो इंडिया में जो 10 रुपये वाला बिस्किट है वो इंडिया में तो 10 रुपये का है, लेकिन आप
यूएसए में अगर उसी बिस्किट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया की ज़्यादा है। दैट मीन्स हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे जो बकेट में कम पैसे पे ज़्यादा सामान आ जाता है। और अगर हम पीपीपी की बात करें तो वही 10 रुपये वाला बिस्किट अमेरिका में 40 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि पर कैपिटा जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी को इग्नोर कर देता है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम को भी लिमिटेशन है कि जब भी आप टोटल इनकम को डिवाइड कर दें उससे आप निकाल सकते हैं पर कैपिटा इनकम। लेकिन ये जो पर कैपिटा इनकम निकल रही हैं वो अपनी अपनी होम कंट्री की परचेजिंग पावर में होती है। एज सच कोई परचेजिंग पावर कंपैरिजन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो ये भी एक लिमिटेशन है आपकी पर कैपिटा इनकम अप्रोच में। और दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है ईयरली, ये सब क्या है, ईयरली पर कैपिटा इनकम जो है $63,400 से ज़्यादा है तो वो कंट्री रिच है। उसके अलावा मिडिल, जिसकी $2,400 से $63,400 के बीच में है, और जिसकी भी इनकम, ईयरली इनकम $2,400 से नीचे है, वो कंट्री पुअर कंट्रीज कहलाएगी। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन के तरीके हैं जो कि इनकम अप्रोच से निकले हुए हैं। इनकम, ओवरऑल इनकम, पर हेड इनकम, और ये भी पर हेड इनकम से। तो इस ओवरऑल अप्रोच में जो है या इनकम अप्रोच में है बहुत सारी डिफिकल्टी है, इसीलिए फिर आगे आप एक और अप्रोच पढ़ेंगे जहाँ पे आप पर्टिकुलर सिर्फ इनकम को ना देखते हुए आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखेंगे और वहाँ से थोड़ा सा एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे और कंट्रीज का एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, क्या लिखा हुआ है, द मेजर लिमिटेशन ऑफ एन एवरेज इनकम इज दैट conceals disparity. Two countries with identical average income can have completely different income distribution. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कहना चाहता है आपका ये, कि अगर आप ये समझिए कि एक कंट्री है, वहाँ पे मिस्टर ए, बी, सी, ये तीनों 10,000 कमाते हैं, ये भी 10,000 कमाते हैं, ये भी 10,000 कमाते हैं। ठीक है, टोटल 30,000 इनकम हो गई, और पर कैपिटा निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी कितनी आ जाएगी, 10,000। ठीक है, दूसरा एक कंट्री है जहाँ पे ए, बी, सी हैं, जिसमें से सी जो है वो 25,000 कमा रहा है, बी जो है 3,000 कमा रहा है, और ए जो है 2,000 कमा रहा है। इसकी भी टोटल इनकम हो जाएगी 30,000, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी 10,000। तो इन दोनों कंट्रीज़ को अगर आप पर कैपिटा से समझेंगे तो आप क्या कहेंगे, दोनों कंट्री जो है बढ़िया हैं, इक्वल हैं, बिल्कुल हर चीज़ में बराबर हैं। पर अगर आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये कंट्री ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में है। यहाँ पे इनके पास लगभग पावर और परचेजिंग पावर इक्वल है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए भले ही इक्वल पर कैपिटा आ रही है, लेकिन ए के पास बहुत कम पैसा, बी के पास बहुत कम पैसा, और सी के पास सबसे ज़्यादा पैसा। और इकोनॉमिक में जो परचेजिंग पावर होगी वो किसके पास ज़्यादा आ जाएगी, सी के पास। तो ऐसी कंट्री को हमको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए और ऐसी कंट्री को प्रमोट करना चाहिए। पर कैपिटा इनकम जो है इस अप्रोच को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, इसीलिए ये इस मेथड की जो है लिमिटेशन है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपके पास वर्ल्ड बैंक जो है वो किस मेथड के थ्रू या किस अप्रोच के थ्रू जो है इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। उसके पास उसने पर कैपिटा के थ्रू जो है एक मेथड बना दिया, और उस मेथड के थ्रू वो कंपेयर कर लेता है कि यहाँ तक इनकम है तो अमीर, अगर इसके बीच में है तो मिडिल, और इससे नीचे है तो गरीब। ठीक है, और इस अप्रोच की हमने लिमिटेशन भी समझ ली। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया। ठीक है, अभी आपको पढ़ाया कि वर्ल्ड बैंक जो है या वर्ल्ड बैंक का जो अप्रोच है वो क्या है। सबसे पहला, वर्ल्ड बैंक जो भी कंपैरिजन किया हुआ है उसमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो पर कैपिटा इनकम को के थ्रू जो है डेवलपमेंट को या प्रॉस्पेरिटी को जो है वो एसेस करता है। और आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ तक जो भी है वो रिच, इसके और इसके बीच में है तो वो मिडिल, और इससे नीचे जो है वो गरीब। और इंडिया के जो उसने कैटेगरी रखी हुई है, इंडिया की जो इनकम है या पर कैपिटा इनकम ईयरली जो निकल के आती है वो 10,030 आती है, और इंडिया को इसीलिए किस ग्रुप में रखा गया है, मिडिल इनकम ग्रुप। ठीक है, ये एज पर वर्ल्ड बैंक है।
लिमिटेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, पर कैपिटा इनकम डज नॉट इंडिकेट द ओवरऑल डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है, जिसमें से हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे जो एजुकेशन है, इस सब को वो एक्सक्लूड करता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंगस्ट पुअर एंड रिफ्लेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पर कैपिटा इनकम। दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस एस्पेक्ट को ये ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक के जो अप्रोच है उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। आपने समझ में आ गया होगा, पर कैपिटा से निकालता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी लिमिटेशन है कि ना तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है, और बाकी हेल्थ, एजुकेशन, ऐसा सोसाइटी के ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, इन सब को एस्पेक्ट को जो है ये वर्ल्ड बैंक का अप्रोच जो है वो इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज average? Why do we use average? As there are limitation to use illustration example with the example, ठीक है। अब हमने एवरेज निकाला, पर कैपिटा एवरेज है, इतनी उसकी बुराई भी कर ली। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बुराई तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको यूज एवरेज ही करना पड़ता है, तो क्यों करते हैं? वी यूज एवरेजेस फॉर कंपैरिजन पर्पस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला, it indicates the distribution of total income amongst the total population of the country। सबसे पहली चीज कि हमको इससे जो भी ओवरऑल, क्योंकि हम इंडिविजुअल तो प्रॉपरली नहीं निकाल सकते, पर एक ओवरऑल एस्पेक्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन अमंग्स डिफरेंट कंट्रीज। दूसरा, हम ये पर कैपिटा इसलिए निकालते हैं क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान से, इंडिया को चाइना से हमको कंपेयर करना है, और हर एक इंडिविजुअल की इनकम, अब चाइना में लगभग 140 करोड़ है, इंडिया में 145 करोड़ है, एक एक की इंडिविजुअल इनकम हम मिलाने लगे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकाल के हम कंपैरिजन जो है वो इजी हो जाता है, इसलिए हम एवरेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट इंडिकेट द डिफरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये इसके लिमिटेशन है कि कभी भी ये ओवरऑल जो भी आपका डेवलपमेंट है उसको एक्सक्लूड करता है, और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे आपने को एग्जांपल लिया था 3000, 2000 और 25,000 वाला, तो वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर भी वो ऐसी कंट्रीज के बराबर आ रही थी जहाँ पे आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा हो, ठीक है, तो उसको इग्नोर करती है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकमिंग ऑफ टेकिंग इनकम एज सोल क्राइटेरिया। अभी आपने देखा कि इसके पहले वाली स्लाइड में जो भी हमने इनकम मेजर की, चाहे वो नेशनल इनकम के थ्रू या उसको टोटल इनकम बोल सकते हैं, ओवरऑल पूरी इकोनॉमिक इनकम, या पर कैपिटा वर्ल्ड बैंक अप्रोच, इसमें इसको यूज करने की क्या शॉर्टकमिंग्स है। सबसे पहले, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, तो सबसे पहला एस्पेक्ट यही है कि पॉपुलेशन अलग अलग है भाई, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल नहीं होता है, इसलिए उसको भी असेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इजी है ये भी टॉपिक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, और कंपैरिजन के थ्रू आपको एक और एस्पेक्ट समझाने की कोशिश किया हुआ है कि क्यों कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मेजर लेना ज़रूरी है। आपको समझा, अभी समझते होंगे कि पैसे बढ़ गए, क्या सिर्फ इतना ही डेवलपमेंट है? आपको दो स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला स्टेट आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है हरियाणा, दूसरा केरला। हरियाणा में आप देखेंगे कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू केरला, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में कम है, लिटरेसी रेट केरला में ज़्यादा है, अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस केरला में ज़्यादा है। दैट मीन्स सिर्फ एक पर कैपिटा इनकम के अप्रोच में हरियाणा केरला से ऊपर है, लेकिन अगर आप बाकी एस्पेक्ट में देखेंगे तो वो केरला से बहुत पीछे है। ये पर्टिकुलर टॉपिक इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि अभी आपको पर कैपिटा की लिमिटेशन बताया है, तो ये भी एक पर कैपिटा की लिमिटेशन है कि अगर आप दो स्टेट को कंपेयर करें तो आप कह देंगे पर कैपिटा के बेसिस पे कि हरियाणा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्या हरियाणा केरला के बराबर उसका डेवलपमेंट है? आप कंपेयर कर सकते हैं कि बाकी चीज़ों में केरला जो है वो हमेशा आपको प्लस में दिखाई देगा, सिर्फ एक चीज़ में केरला जो है नेगेटिव में है। तो इसीलिए जब भी आप बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की, तो आपको बाकी एस्पेक्ट्स भी ध्यान देने पड़ेंगे। इससे जुड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम हरियाणा वर्सेस केरला कंपेरिजन? द कंपेरिजन शोज दैट इनकम अलोन कैन नॉट बी sole criteria of development. For real development, facts like health, education, equality, availability of public facilities
आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है, आप कंपेयर करेंगे तो केरला बहुत ज़्यादा चीज़ों में हरियाणा से आगे है। इसीलिए सिर्फ पर कैपिटा या इनकम अप्रोच से आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा स्टेट, या ऐसे कंट्री वाइज भी आप नहीं बता सकते कि कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादा प्रॉस्परस है। यहाँ पे पर कैपिटा बेसिस पे तो हरियाणा ज़्यादा प्रॉस्परस है, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो केरला जो है वो ज़्यादा प्रॉस्परस है। तो इसीलिए इनकम को, सिर्फ इनकम को ना देखना, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल डेवलपमेंट या अदर एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करना, ये डेवलपमेंट में इंक्लूड करना ज़्यादा सही है जब आप नेशनल प्रॉस्पेरिटी की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आपको इनकम मेथड की बुराई कर दी तो कोई ना कोई मेथड सजेस्ट करना पड़ेगा। अब यूएनडीपी ने एक मेथड बताया या एक अप्रोच बताया जिसको ह्यूमन इंडेक्स बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। अगर कॉमर्स लेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि HDI में 3 एस्पेक्ट देखे जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। जब इन तीनों के साथ कंपैरिजन किया जाता है उस बेसिस पे आप एसेस कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इनकम का आपने देख लिया लिमिटेशन कि इनकम जो है सही एक आपका व्यू पॉइंट प्रेजेंट नहीं करती एज कंपेयर टू ये। इस अप्रोच को अगर हम देखेंगे, जब भी आप इस अप्रोच के थ्रू, कुछ कंट्रीज आपको एग्जांपल दी हुई आपके बुक में मिल जाएगा आपको, जैसे श्रीलंका की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम कितनी है 11,899 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 76 ईयर। बांग्लादेश 6,511, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 ईयर। इंडिया पर कैपिटा 6,951 और इंडिया की लाइफ 67। अच्छा, सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया को ही अगर हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहें तो आप देख रहे हैं इंडिया पर कैपिटा में बांग्लादेश से ऊपर है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा नीचे, लगभग 6-6.5 साल का अंतर है। मतलब हम बांग्लादेश के लोगों से कम जीते हैं। तो क्या सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि डेवलपमेंट हो गया? आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस एस्पेक्ट को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको एक बेटर अप्रोच जो है, जो इनकम में लिमिटेशन थी उसको आपको ओवरकम करना है, तो आपको बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी देखने जरूरी है। ठीक है, तो इन एस्पेक्ट्स को अगर आप देख के चलेंगे तो आप ज़्यादा एक अच्छा व्यू पॉइंट जो है डेवलपमेंट का प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी को हमने बोला यूएनडीपी। यूएनडीपी ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जो कि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पेश करता है कि आप सिर्फ इनकम को ना देखते रहें, इनकम के साथ साथ हेल्थ। ये देखिए, हेल्थ वाइज इंडिया का क्या है, बांग्लादेश से खराब स्थिति है और इनकम वाइज बांग्लादेश से अच्छी स्थिति है। तो सिर्फ इनकम को देखेंगे तो कह देंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट ज़्यादा है, लेकिन हेल्थ वाइज देखेंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट बांग्लादेश से ज़्यादा नहीं है। और उसके साथ साथ बेसिक जो स्कूलिंग है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, उसको भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। अच्छा, क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? अभी आपने वर्ल्ड बैंक भी पढ़ लिया, यूएनडीपी का भी पढ़ लिया। वर्ल्ड बैंक ने जो अप्रोच दिया हुआ है उस अप्रोच को आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम या पर कैपिटा इनकम को, इसको क्राइटेरिया मानते हुए ही आपको बता रहा है कि कौन सा, किसका डेवलपमेंट ज़्यादा है, किसका डेवलपमेंट कम है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो यूएनडीपी से, तो यूएनडीपी सिर्फ इनकम को ना मानते हुए हेल्थ को भी वो उतना ही प्लेस दे रहा है और एजुकेशन को भी उतना ही प्लेस दे रहा है और उसके बेसिस पे मेजर कर रहा है। आइए आंसर देखते हैं। क्राइटेरिया यूज्ड बाय एनडीपी इज डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, यूएनडीपी यूजेस द हेल्थ एंड एजुकेशन। क्लियर होगा, यूएनडीपी हेल्थ एजुकेशन को जोड़ रहा है, वर्ल्ड बैंक हेल्थ एजुकेशन को नहीं जोड़ता है, एक्सक्लूड करता है। यूएनडीपी सीक्स टू एस्टैब्लिश द फैक्ट that health and education level of the people play an important role. Next, in respect of overall human development, some of the countries which may have good per capita income may not fall in developed nation due to bad state of health and education. आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिया, पर कैपिटा तो ज़्यादा है लेकिन हेल्थ में उनसे पीछे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ पर कैपिटा के बेसिस पे ये कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री जो है वो कम डेवलप है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यूएनडीपी का अप्रोच जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी आपको पीछे चार्ट दिखा है जहां पे सबसे ऊपर कौन था, पर कैपिटा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों में श्रीलंका जो था वो सबसे अच्छी कंडीशन में था। नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिव इन द टेबल फाइंड आउट विच कंट्रीज टॉप एंड विच कंट्रीज एट बॉटम। पर कैपिटा इनकम में श्रीलंका को आपने देखा, भूल तो नहीं गए, पीछे वाला चार्ट देख सकते हैं, इसी चार्ट को यूज करने को बोल रहा है, इस वाले चार्ट को, कि कौन सबसे ऊपर है और कौन सबसे नीचे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा में दोनों में जो है आपको श्रीलंका जो है वो टॉप करते हुए दिख रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है कि कौन सी कंट्री जो है पर कैपिटा में ज़्यादा है, कौन सी कंपनी पर कैपिटा में कम है, कौन सी कंट्री जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़्यादा है, कौन सी कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एसडीआई रैंक किसकी क्या ज़्यादा है, किसकी क्या कम है। इसको आप अपने से निकाल लीजिएगा, चार्ट आपके पास पीछे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, डेवलपमेंट चैप्टर का, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल थोड़ा और साधारण भाषा में या हिंदी में बोलें, निरंतर विकास। डेवलपमेंट एक बार हो गया वो डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट सस्टेन करना चाहिए। दैट मीन्स जब भी आप डेवलपमेंट की बात करें तो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो भी आप बचा रहे हैं या फ्यूचर जनरेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज है उनको भी आपको सेफगार्ड करने की जरूरत है। देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। Sustainable development meets present needs without compromising future generations' ability to meet their own needs. Current development patterns are rapidly depleting resources, causing environmental degradation. अब जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको एक मैंने क्या कहते हैं ग्राफ बनाया हुआ है, उस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। आपको 3 एस्पेक्ट दिखाए हुए हैं, कोल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, और कितने साल बचे हुए हैं इनके। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 46 या 47 ईयर्स जो है आपके पास क्रूड ऑयल के लिए बचे हैं। दैट मीन्स अब जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ अब 46 साल का क्रूड ऑयल बचा हुआ है। इसके 46 साल के बाद अब आपके पास क्रूड ऑयल नहीं होगा। नेचुरल गैस आपके पास लगभग 52-53 ईयर्स के लिए है, और कोल जो है वो आपके पास लगभग 130 ईयर्स के लिए है। दैट मीन्स आप देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों का, क्योंकि ये डेवलपमेंट को यूज़ करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं के यूज़ करेंगे तो ही प्रोडक्शन होगा और डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमने इनका इतना ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया है कि सिर्फ 130 साल के लिए अब आपके पास कोयला बचा हुआ है, 52 से 53 साल के लिए नेचुरल गैस, और 46 साल 46 ईयर्स के लिए आपके पास सिर्फ क्रूड ऑयल बचा हुआ है। तो क्या इसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपमेंट है उसके सिर्फ एक एस्पेक्ट को पूरा कर रहा है, और ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है क्या कर रहे हैं, उनको रैपिडली डिप्लीट कर रहे हैं। तो हम नेचुरल रिसोर्स को इतना फास्ट डिप्लीट कर रहे हैं तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा है। 2 छोटे और टॉपिक हैं इसी में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनको बार बार रिन्यू करके यूज किया जा सके वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ऐसे रिसोर्स जिनको बार बार रिन्यू ना किया जा सके वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल देखा कि ऑयल रिजर्व जो है वो 47 ईयर्स के लिए बचा हुआ है। तो ये जो ऑयल है या कोल है, नेचुरल गैसेज हैं, ये सब कैसे रिसोर्सेज हैं? आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है उससे आप समझ सकते हैं कि आपको डेवलपमेंट जो करना है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, उम्मीद है सारे एस्पेक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप अपने बुक से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। जब भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होना चाहिए, और उसके साथ साथ रिसोर्सेस को सस्टेन करते हुए चलना है। अगर सब आप अभी खा जाएंगे, सभी इस्तेमाल कर लेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन फिर वो कैसे डेवलप करेगी? हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना है। इसी चीज़ को फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या पूछ सकता है आपसे। लिस्ट ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे थिंक यू हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। ठीक है,
जब भी आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन सा ऐसा डेवलपमेंट की प्रोसेस में कौन कौन सा ऐसे आप काम कर रहे हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है। सबसे पहला, इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, इलीगल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, discharge of industrial waste into river, canals and sea, poaching of wild animals making luxury products, bones, skins and tusks, burning of oil, petroleum product due to डिफेक्टिव प्रोसेसिंग इन ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, तो ये आप बहुत कॉमन से पॉइंट है, ये आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ें जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट में हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो है आपका बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इसको थोड़ा सा एक बार अपन ओवरऑल रिव्यू करते हुए चलें तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा कि अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, एक के लिए डेवलपमेंट कुछ है, दूसरे के लिए डेवलपमेंट कुछ। पब्लिक फैसिलिटीज़ मैटर, सिर्फ पैसा नहीं पब्लिक फैसिलिटी को भी प्रमोट करना है। इसके साथ साथ इनकम लिमिटेशन, पर कैपिटा सिर्फ और सिर्फ इनकम के अप्रोच को देखती है, इसके अलावा ओवरऑल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैसेज अप्रोच को नहीं देखती है, हेल्थ को नहीं देखती है, बेटर फैसिलिटीज़ को नहीं देखती है, बहुत सारे अप्रोच को इग्नोर करती है। इसीलिए HDI जो आपको मेजर करना है जो कि एक होलिस्टिक मेजरमेंट अप्रोच है और आज डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सिंग के थ्रू ही मेजर किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज जो है वो रैंक की जाती हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप सर्च कीजिए, गूगल करिए और बताइए, कमेंट कीजिएगा कि इंडिया की पोजीशन कौन सी है HDI में और नंबर 1 जो कंट्री है वो उसका क्या नाम है HDI में। ठीक है, और इस चार्ट को देख के आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा। और लास्ट टॉपिक आपका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीन्स डेवलपमेंट के लिए आपको सस्टेन करते हुए चलना है, फ्यूचर जनरेशन को ज़्यादा ग्रोथ करना है, दैट मीन्स उसके बारे में भी सोचना है, ग्रोथ ओरिएंटेड आपको सोचना है। सिर्फ आप अपना ग्रोथ चाहेंगे तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा आप ज़्यादा रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दें जिससे फ्यूचर जनरेशन जो है वो सफ़र करे। उम्मीद है चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, आपके होम एग्ज़ाम्स के लिए ये जितनी भी आपके थ्योरीज़ हैं इसको आप करिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।